बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फ़िज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, इससे पहले हम डिस्कस करके आ चुके हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बुक के चैप्टर 5 का ये टॉपिक है। ठीक है, या आप कह लें कि BSc एंड BS फिज़िक्स के लिए ये टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि ये बुक उसी में यूज़ होती है। तो यहाँ पर ना आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है ना, ये स्फीयर का आधा हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले समझें कि स्फीयर क्या होता है। ठीक है, स्फीयर ना एक 3D बॉडी होती है। ठीक है, जैसे कोई फुटबॉल हो गया या कोई तरबूज वगैरह हो गया, तो फुटबॉल इसकी बहरहाल जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। तो फॉर एग्जांपल जैसे फुटबॉल है ना, वो अब क्या है, वो स्फेरिकल है। ठीक है, अब यहाँ पर कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि इसमें ये क्या होता है, एक छोटा स्फीयर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक छोटा स्फीयर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, बड़ा स्फीयर होता है। यानी कहने का मकसद ये है कि फुटबॉल के अंदर अगर आप रख दें ना छोटी सी टेनिस की बॉल, फुटबॉल के अंदर क्या रख दें, ये मान लें फुटबॉल के अंदर ये टेनिस की बॉल है। ठीक है, और ये टेनिस की बॉल के ऊपर यहाँ पर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर ये क्या है, ये वाला, ये आपके पास फुटबॉल है। यानी फुटबॉल के अंदर एक छोटा सा बॉल है। ठीक है, और दरमियान में क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। डन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, ये फुटबॉल का आधा हिस्सा कम और अंडे का आधा हिस्सा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इससे परेशान है ना भाई, डायग्राम ऐसी ही, हम क्या करें। तो ये वैसे ना पूरा स्फीयर होता है, इसको काटा हुआ इसलिए गया है ताकि जाहिर सी बात है, अगर फुटबॉल ऐसे पूरा फुल फुटबॉल हो, अब आपको तो नहीं पता होगा कि अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको काट के इसलिए शो किया है कि ये अंदर जो है ना, ये भी एक बॉल है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, फुटबॉल की सरफेस है, ये बॉल के आधे हिस्से की वो सरफेस है। ठीक है ये पूरा स्फीयर ही। आधा काटने का मकसद ये है कि इन अंदर की चीज़ इसके पता चल जाए। ओके हो गया। तो अब इसको हम मिटा के सिर्फ ये वाली रहने देंगे, क्योंकि हमारा सारा मकसद इसी के साथ है। ठीक है, होप सके आपको समझ आ गई होगी। तो अच्छा, इसमें क्या होता है, यहाँ पर ना जो इनर आपके पास स्फीयर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, जो इनर स्फीयर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो आउटर स्फेरिकल शेल होता है, ठीक है, ये आउटर स्फेरिकल शेल जो है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। फिर से बता रहा हूँ, इनर स्फेरिकल शेल जो है ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होगा, और आउटर जो स्फेरिकल शेल है वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज होगा। सही है, कुछ चीज़ें इसके पास देख लेना, उसके बाद इसकी वो डेरिवेशन सब कुछ वो करते हैं। अच्छा, अब जो इनर आपके पास स्फीयर है, इसका जो रेडियस है ना, वो आपके पास कितना है, a है। वो कितना है, a है। और जो आउटर स्फीयर है, ये आपके पास रेडियस इसका कितना है, b है। ठीक है, इनर का रेडियस a, आउटर का रेडियस b आपके पास होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाहिर सी बात है कि वो किधर जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ना बस कुछ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना देता हूँ, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से इस तरफ। ठीक है, इसको मैं हल्की सी बना रहा हूँ ताकि हमारी डायग्राम जो है ना वो थोड़ी सी बेहतर रहे। ओके हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं। देखो, हमने ना पहले पढ़ के आ चुके हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर है, या किसी भी चीज़ की अगर आप कैपेसिटर सिखा रहे हैं तो चार सिर्फ चीज़ें उसमें याद रखनी। ठीक है, अब 4 थिंग्स क्या है वो चीज़ देखते हैं। वो हमने क्या कहा था कि एक आपके पास फार्मूला होता है, कौन सा, E.dA, और इंटीग्रल, और यहाँ पर क्या था, फाई। सबसे पहले हमने इसमें से फ्लक्स फाइंड करना है, और इसको फिर हमने कंपेयर करना है किसके साथ, गॉसेस लॉ के लिए जो फ्लक्स का फार्मूला था, एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद हमने क्या करना है, V इक्वल टू पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है A से लेकर B तक, और EdS, और लास्ट में हमने फार्मूला लगाना है C इक्वल टू Q बाई V, तो कैपेसिटेंस फाइंड हो जाएगी। तो ये 4 स्टेप मैंने आपको बताए थे, बस ये 4 स्टेप याद रखें, सारी चीज़ें हलवा मक्खन मिलाई हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम ये चीज़ देखते हैं। अच्छा, अब गॉसेस लॉ लगाने के लिए ना, गॉसेस लॉ की मैंने कहा है 2 कंडीशन थी, सरफेस क्लोज हो और चार्ज शुड बी इनसाइड द सरफेस हो। ठीक है, अब मान लो इस पॉइंट के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, इस पॉइंट को मैं P का नाम दे रहा हूँ। सही है, तो यहाँ पर आपको पता है कि जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी हो,
वहाँ पर एक सरफेस होना लाजमी है। अब यहाँ पे तो सरफेस है, यहाँ भी है, यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है, तो इस वजह से फिर हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है, एक इमेजिनरी सरफेस होती है, सही है। अच्छा, अब इसका जो रेडियस है ना, इसका जो रेडियस है ये वाला, इसको आप क्या लेंगे, ये आर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो गॉसेस लॉ के लिए जरूरी है कि सरफेस क्लोज हो, तो सरफेस क्लोज है, ठीक है, किसी पॉइंट पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, और चार्ज शुड बी इनसाइड द सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ना वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि हम इसकी कैपेसिटेंस किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, फर्स्ट स्टेप है फाई E इज इक्वल टू E डॉट डी ए और इंटीग्रल, ठीक है, E डॉट डी ए और साथ में इंटीग्रल आएगा। अच्छा, इसको जब आप डॉट को ख़त्म करेंगे तो ये क्या आएगा, फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E डी ए कॉस थीटा। तो चलिए थीटा फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एरिया वेक्टर देखें ना, अगर हम इसको ना स्मॉल पैचेस में फॉर एग्जांपल ना, अगर हम ऐसे स्मॉल पैचेस में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऐसे, और इसमें से ये एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या है, डी ए है, ठीक है। अब इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड, ठीक है, क्योंकि क्लोज सरफेस में हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड होती है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी जाए इसी पॉइंट के ऊपर, तो ये ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, इसी डायरेक्शन में है। अच्छा, हर पॉइंट पे यहाँ पर डी ए लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डी ए लेता हूँ, तो यहाँ पर जो है उसकी डायरेक्शन किधर, आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर है, आउटवर्ड है। यानी कि इधर भी छोटा सा आप डी ए 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 छोटे छोटे ले, तो सबकी डायरेक्शन इधर किधर होगी, आउटवर्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी आउटवर्ड है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 डिग्री का बनता है। एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर फिर हम क्या पुट करेंगे कि इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और ये आपके पास आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, सही है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और इंटीग्रल ऑफ डी ए, सही है, इसका आप देखते हैं। अच्छा, इंटीग्रल ऑफ डी ए का मतलब है ये जो छोटे 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 आपने ये एरिया एलिमेंट लिए ना, इन सब को प्लस करो तो आपके पास क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। याद रखने के गॉसियन सरफेस भी एक स्फीयर ही है, एक क्या है, स्फीयर है, मतलब एक छोटा स्फीयर, एक बड़ा स्फीयर, और छोटे और बड़े स्फीयर के दरमियान एक और स्फीयर, वो क्या है, गॉसियन सरफेस है, ठीक है। अब आपको पता है स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्फीयर का एरिया आपको पता होना चाहिए, वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब छोटे छोटे ये डी ए मिलाएंगे ना, ये ब्लैक वाले की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे ऐसे डी ए ये मिलाएंगे तो ये पूरा स्फीयर बनेगा, और स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये गॉसियन सरफेस की बात हो रही है, ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का अगर हम नाम दें, ठीक है। तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स का फार्मूला है वो क्या है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 2 का नाम दें, तो हम कहते हैं कि पुट इक्वेशन 1 इन 2, पुट इक्वेशन 1 इन 2। अच्छा, 1 को जब 2 में पुट करेंगे तो फाई की जगह ना इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ये E 4 पाई आर का स्क्वायर को इधर पुट कर दें, क्योंकि दोनों फाई की इक्वल है ना, तो ये आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ भी नहीं किया, इस फाई की वैल्यू को इधर पुट कर दिया, बस 1 को 2 में पुट कर दिया। अच्छा, E इज हमने निकालना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे पहले भाई निकालनी होती है, स्टेप बस याद रख लें इसको, 4 पाई आर का स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q ओवर 4 पाई आर का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इसे ऐसे लिखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, और इजी हो जाएगा, मतलब इजी नहीं, शक्ल सही हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, डन हो गया। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट P के ऊपर, सही है, गॉसियन सरफेस पे। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर
3 का, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप भी हो गया, सेकंड भी हो गया, अभी थर्ड की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड हम दिला ब्लू से करें। अच्छा थर्ड की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है, v इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a से लेकर b तक और ई डी एस, सही है। अच्छा a से लेकर b है, a क्या है, इनर स्फेरिकल शेल का रेडियस और b क्या है, आउटर स्फेरिकल शेल का रेडियस। मतलब अब इस ब्लू और इस ब्लैक के ये जो दरमियान वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसकी अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सारा दरमियान वाला हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो पोटेंशियल भी होगा, तो इस वजह से हमने ये चीज़ यहाँ पर की है। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट अब हम देखते हैं E की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ A से लेकर B तक। आपने इस E की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, तो ये आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, और यहाँ पे ds आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ds है ना, तो यहाँ पे ds की जगह क्या लिख लें, dr लिख लें, ठीक है। डिस्टेंस को आप क्या कर लें, dr लिख लें, क्योंकि यहाँ पर नीचे r है, तो ds की जगह dr लिखने ज़्यादा इजी हो जाएगा। डन हो गया। अच्छा अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, q ओवर v इज इक्वल टू q ओवर, साइड सी बात है कांस्टेंट है ना, q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, तो इसको हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ a से लेकर b तक और dr डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अच्छा अब इसको इंटीग्रेट हम करते हैं, ठीक है। बाकी सारे को हम रेज करते हैं और इसको अब हम इंटीग्रेट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर तशरीफ ला रहा है, ठीक है। तो देखते हैं देखते हैं। ये भी गया और यहाँ से ये भी गया, ओके हो गया। अच्छा सिर्फ ये बच गया तो भी, और क्या था जी, v इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ a से लेकर b तक और dr डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, सही है, यही था ना। तो नीचे वाले को ना मैं मिटा देता हूँ, सही। इसके पास जस्ट वो आखिरी स्टेप रह जाएगा, तो बस खत्म, कहानी खत्म। अच्छा इसके अब हमारे पास क्या होगा कि v इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और a से लेकर b तक, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, r स्क्वायर है ना, ऊपर जाके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r की पावर -2 और dr, ठीक है, r की पावर -2, क्योंकि नीचे प्लस है ना, ऊपर जाके ये -2 हो जाएगी पावर। अच्छा जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर ना आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए, ठीक है। ऊपर हमारे पास पावर क्या है, r की पावर है -2, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, r की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, ठीक है। n+1 ओवर n+1 है ना, यानी r की पावर n+1 ओवर n+1 की है, n क्या है, -2 है, तो r की पावर -2 पर +1 ओवर -2 + 1 हमने किया, ठीक है। तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसका इंटीग्रल खोला है। अच्छा इसमें अब हम क्या करेंगे कि v इज इक्वल टू -2 + 1 क्या होता है, -1 होता है, तो इसको बाहर ले आए, तो ये आ जाएगा -q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, r इस, हाँ इस तरफ लिमिट लगा देंगे, r -2 + 1 क्या होता है, -1, तो ये आपके पास आ जाएगा a से लेकर b तक, सही है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू, कुछ भी नहीं, वही कार्य मैथमेटिकल सिंपल है, तो इसमें क्या समझाएं आपको, तो r -1 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर r, -1 है ना, नीचे के +1 हो जाएगा, तो 1 ओवर r की पावर 1, तो a से लेकर b तक। अब एक दफ़ा a पुट कर दें, एक दफ़ा b पुट कर दें, कहानी खत्म, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा -q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर, सबसे पहले b पुट कर दें, फिर a पुट कर दें, 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a, ओके हो गया, 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a आपके पास आ जाएगा, ओके। अच्छा अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो v इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा -1 ओवर b प्लस 1 ओवर a। अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और इसको लिख देते हैं 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी। डन हो गया। तो ये ना हमारे पास v की भी वैल्यू निकल आई है, सही है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या आ जाएगा, a b आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, b माइनस a आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेना a b, और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, b माइनस a आ जाएगा। अब लास्ट में क्या था कि q बाई v हमने किसी तरीके से बनाना है, क्योंकि हमारे पास क्या था, c इज इक्वल टू q बाई v, बल्कि नीचे लिखा हुआ है ना, c इज इक्वल टू क्या होता है, q बाई v। अब इसमें q भी आ रहा है, v भी आ रहा है, v को नीचे ले आए, v को इधर आके डिवाइड करते, बाकी इस पूरी वैल्यू को, q के अलावा बाकी इस पूरी वैल्यू को उठाकर उधर ले जाए। तो देखते हैं फिर हमारे पास किस तरह से होगा। अगर हम इसको नीचे लेके आए तो ये आ जाएगा q डिवाइडेड बाई v, इसको v को इधर ले आए ना, बाकी सब को उठा के तो ले आए, तो b माइनस a ओवर a भी है ना, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, a b ओवर b माइनस a, मतलब उलट जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये मान जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इज इक्वल टू, यानी कि ये v को इधर ले आए हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को v की जगह ले गए हैं, और b माइनस a ओवर a b को पूरे को उठाकर उस तरफ ले गए हैं, तो ये उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो a b ओवर b माइनस a 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई v, q इस तरह की है, q बाई v क्योंकि c होता है, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू a b ओवर b माइनस a b माइनस a और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपके पास है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, जो कि आपके पास किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, रेडियस किस किस का, इनर शेल का रेडियस और आउटर शेल का रेडियस के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ना, तो इनर शेल और आउटर शेल के रेडियस के ऊपर डिपेंड ये कर रही है। सही है, सिर्फ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर सिर्फ इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। अब लास्ट में हम देखते हैं आइसोलेटेड अगर हमारे पास स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फीयर हो, तो आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल वो हो, तो आपके पास क्या होगा। आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल का मतलब है कि आपके पास क्या है, ये एक शेल है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इसका रेडियस कितना है, a है, और ये जो बाहर वाला था ना, ये सॉरी यहाँ पर ये जो बाहर वाला था ना, ये नेगेटिवली चार्ज स्फेरिकल शेल। अब इसको उठा कर ले जाएं, दूर ले जाएं, दूर ले जाएं, दूर ले जाएं, दूर ले जाएं, इन्फिनिटी पे ले जाएं, जहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच ही नहीं रही। मतलब यहाँ पर था ना, ये जो नेगेटिवली चार्ज ब्लैक वाला है, ये यहाँ पर था, इसको आप उठा के दूर 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 इन्फिनिटी तक ले जाए, यानी कि b आपके पास जो रेडियस है वो इन्फिनिटी पे पहुंच गया है, यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा किसका, इसका v का, तो v का आंसर आप हम इसमें देख लेते हैं, वो क्या आएगा, v इज इक्वल टू क्या था, q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था 1 ओवर a माइनस 1 ओवर b, और कंडीशन हमने क्या पुट किया कि b को आप किधर ले जाओ, इन्फिनिटी पे ले जाओ। सही है, मतलब b रेडियस है ना, इतना दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, दूर ही ले जाओ। ठीक है, तो b क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना, b की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, तो v इज इक्वल टू q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 ओवर a माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो v ओवर q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर a आ जाएगा। ओके हो गया। अब फिर से वही काम करना है, v को इधर ले आए, बाकी सारी चीज़ को उठाकर उधर ले जाएं, तो ये बन जाएगा q बाई v इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उधर चला जाएगा, a भी उस तरफ चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, तो ये आपके पास आ जाएगा, मैं पहले देख लूँ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, ये आ जाएगा। ठीक, फिर भी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये आपके पास है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, और ये आपके पास है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो ये आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर है, ये आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर है। तो ये ना एक अलग केस है, ये जो रेड में मैंने लिखा है ये एक सेपरेट केस है, इसको सेपरेट हेडिंग दे के सेपरेटली लिखना है, ये सारा वो एक में ही ले आए। ठीक है, तो यहाँ पर ना हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।